सुप्रभात छात्रों। आज हम दूसरी इकाई का 9वां पाठ पढ़ने वाले हैं। पाठ का नाम है मेरे पिताजी और पाठ के लेखक है डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। लेखक का परिचय दिया है। जन्म हुआ है उनका 27 नवंबर 1907 प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में और मृत्यु हुआ है 18 जनवरी 2003 में। हरिवंश राय बच्चन जी हिंदी कविता के उत्तर छायावाद काल के प्रमुख कवियों में से एक है। मधुशाला उनकी अत्यंत प्रसिद्ध रचना है जिसने लोकप्रियता के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। यानी मधुशाला जो ये कविता है या कविता का संग्रह है, ये बहुत प्रसिद्ध है और उसने नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। उनकी प्रमुख कृतियाँ हैं मधुशाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, खादी के फूल, हलाहल, धार के इधर उधर आदि। ये सब कविता संग्रह है। तथा क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, ये आत्मकथा के 4 खंड है। आत्मकथा यानी खुद के बारे में उन्होंने इस खंड में 4 खंडों में लिखा है। अभी गद्य संबंधी यानी पाठ संबंधी दिया है। हिंदी साहित्य में गद्य की एक विधा है। आत्मकथा में व्यक्ति स्वयं अपने जीवन की कथा स्मृतियों के आधार पर लिखता है। यानी जो हमारी यादें हैं उसके ऊपर ये कथा है। निष्पक्षता आत्मकथा का आवश्यक पक्ष है। यानी कि जो हम लिख रहे हैं वो निष्पक्ष होना चाहिए। हाँ, यानी वो सही होना चाहिए, उसमें कोई गलतियाँ या त्रुटियाँ नहीं होना चाहिए। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से बच्चन जी ने अपने पिता के रहन सहन, व्यक्तित्व, दृढ़ता, स्वाभिमान, कर्तव्यनिष्ठा आदि गुणों के साथ साथ देश काल परिस्थिति एवं स्वयं में आए संस्कारों एवं परिवर्तनों को प्रभावी ढंग से चित्रित किया है। यानी मेरे पिताजी ये पाठ में बच्चन जी ने अपने पिता के रहन सहन यानी वो कैसे रहते थे, उनका व्यक्तित्व कैसा था, वो कैसे स्वाभिमानी थे, वो अपने काम के प्रति कैसे निष्ठा रखते थे और ऐसे ही उनके जो गुण थे उनके बारे में यहाँ पर दिया है। तो चलो पढ़ते हैं पाठ मेरे पिताजी। पायोनियर प्रेस में प्रताप की समय की पाबंदी, शुद्ध स्वच्छ लिखावट, सही साफ हिसाब किताब रखने की आदत, विनम्र निश्चल व्यवहार ने बहुत जल्दी उनको विशिष्टता दे दी। यानी वो पायोनियर प्रेस में काम करते थे और काम करते वक्त समय की पाबंदी रखना, शुद्ध और स्वच्छ लिखावट रखना, अपना हिसाब किताब सही और साफ रखना, ये उनकी आदतें थी। और उनका स्वभाव जो था वो विनम्र था, बहुत नम्र थे वो, और इसी वजह से वो अपने ऑफिस में बहुत प्रसिद्ध थे या उनके व्यवहार से वो उनके ऑफिस में बहुत प्रसिद्ध थे, विशिष्ट थे। अपना काम खत्म करवे सहयोगी क्लार्कों का पिछड़ा काम भी अपनी मेज़ पर रख लेते। यानी खुद का काम तो वो करते ही थे, पर अपना काम पूरा करके वो साथ में काम करने वाले लोगों का, सहकर्मियों का भी काम कर देते थे। दफ्तर बंद हो जाने के घंटों बाद रात देर तक काम में जुटे रहते और अपना काम वो घड़ी देखकर नहीं करते थे। दफ्तर बंद हो जाने के बाद भी घंटों तक वो काम करते थे। इस प्रकार वे अधिकारियों और सहकर्मियों दोनों के प्रिय बन गए। जो मेहनत से काम करता है वो सबका प्रिय होता है। वैसे ही जो हरिवंश राय बच्चन के पिता थे वो भी अपने साथ में काम करने वाले लोगों के बीच प्रिय थे, क्योंकि वो अपना तो काम करते थे पर दूसरों का भी काम कर देते थे।
घर से दफ्तर 4 मील होगा, यानी उनके घर से दफ्तर 4 मील दूर होगा, कुछ कम भी हो सकता है। फासले के मामले में मेरा अनुमान हमेशा गलत होता है, ज़्यादा की तरफ। तो लेखक कहते हैं कि दूरियां जब होती है तब मैं हमेशा ज़्यादा बोलता हूँ, शायद वो कम भी हो सकता है पर मैं ज़्यादा बोलता हूँ। वे पैदल ही आते जाते, शायद पैसे बचाने की गरज से। साइकिल न उन्होंने खरीदी न उसकी सवारी की, तो वो 4 किलोमीटर रोज पैदल आते जाते थे। ना कभी साइकिल से आते, ना किसी सवारी की सवारी लेते। हाँ, यानी कोई सवारी नहीं लेते, अपने पैदल ही आते जाते थे। दफ्तर के लिए उन्होंने एक तरह की पोशाक अपनाई और जितने दिन दफ्तर में गए उसी में गए। काला जूता, ढीला पायजामा, अचकंजो उनके लंबे इखरे शरीर पर खूब फपती थी और दुपल्ली टोपी। तो उनकी वेशभूषा कैसी थी वो यहाँ पर दी गई है। तो कैसे जाते थे वो? काला जूता था, ढीला पायजामा पहनते थे, अचकन जो हमको दिखाई दे रहा है वो अचकन पहनते थे और दुपल्ली टोपी पहनते थे। इसमें उनका शरीर अच्छा दिखता था क्योंकि वो लंबे ऊंचे थे। जाड़ों में मेरी माँ के हाथ का बुना ऊनी गुलबंद उनके गले में पड़ा रहता था। अभी हम जिसको मफलर कहते हैं वो उनके पत्नी के हाथों बुना मफलर अपने गले में डालते थे। दफ्तर से बाहर के लिए वे धोती पर बंद गले का कोट पहनते थे, सिर पर फ्लैट कैप जो उन दिनों विलायत से आती थी और काफ़ी महंगी होती थी। तो वो कैसे ऑफिस जाते थे वो दिया है यहाँ पर। धोती पर बंद गले का कोट पहनते थे, कैप पहनते थे, हाँ, और वैसे वो ऑफिस जाते थे। पिताजी बाहर निकलते तो छाता उनके हाथ में ज़रूर होता था। हाँ, तो होता है कुछ लोगों को आदत होती है कि वो अपने साथ मौसम कैसा भी हो पर छाता रखते हैं। तो उनकी भी आदत थी, वो छाता हाथ में ज़रूर रखते हैं। मौसम साफ हो और रात हो तो वे छड़ी लेकर चलते थे। तो रात में छड़ी लेते थे पर पतली नहीं, अच्छी मोटी मजबूत। तो छड़ी मजबूत और मोटी लेते, इसका मतलब खुद की रक्षा के लिए वो छड़ी रखते होंगे। लंबी लाठी मेरे घर में नहीं थी पर लाठी चलाने की तालीम पिताजी ने कभी ज़रूर ली होगी। मुझे एक बार की याद है, शहर में किसी कारण हिंदू मुस्लिम दंगा हो गया था। तो लंबी लाठी उनके घर में नहीं थी पर लाठी चलाने की तालीम उनके पिताजी ने ज़रूर ली होगी, क्योंकि वो कहते हैं कि लेखक कहते हैं कि मुझे एक बार की याद है, शहर में किसी कारण हिंदू मुस्लिम दंगा हो गया था। हिंदू और मुस्लिम दंगा होने के बाद क्या हुआ, जो हरिवंश राय बच्चन के पिता जो थे उन्होंने क्या किया, पिताजी ने धोती ऊपर कर ली, कुर्ते की बाहें चढ़ा ली और अपना पहाड़ी मोटा डंडा दाहिने हाथ से कंधे पर संभाले, बायां हाथ तेजी से हिलाते नंगे पांव आगे बढ़े। तो दंगा होने के बाद वो कैसे बाहर गए थे इसका वर्णन यहाँ पर किया है। धोती ऊपर किए, कुर्ते की बाहें चढ़ाए और डंडा हाथ में लिए, वो नंगे पाँव यानी पाँव में कुछ नहीं पहने बाहर गए। उन्होंने उनके पास जाकर कहा, मैं लड़ने नहीं आया हूँ। तो जो दंगाई थे उनके पास उन्होंने जाकर कहा कि मैं लड़ने नहीं आया हूँ, लड़ने को आता तो अपने साथ औरों को भी लाता, अगर मुझे लड़ना होता तो मैं दूसरों को भी साथ लेकर आता। डंडा केवल आत्मरक्षा के लिए साथ है, कोई अकेला मुझे चुनौती देगा तो पीछे नहीं हटूंगा। तो मेरे हाथ में जो आप डंडा देख रहे हैं वो मेरी खुद के रक्षा के लिए है, पर अगर फिर भी कोई मुझे चुनौती देना चाहता है लड़ने के लिए तो मैं पीछे नहीं हटूंगा, ऐसा वो कहते हैं। मर्द की लड़ाई बराबर की लड़ाई है, 4 ने मिलकर एक को पीट दिया तो क्या बहादुरी दिखाई। तो वो सही कह रहे हैं, एक व्यक्ति अगर एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति के साथ लड़े
तो बात समझ में आती है, पर अगर एक व्यक्ति 4 व्यक्ति के साथ लड़े तो जो 4 व्यक्ति है वही जीतने की ज़्यादा ये होती है, चांसेस होते हैं। इसीलिए वो कहते हैं कि लड़ाई बराबरी में होनी चाहिए। अकेले सिरफिरे की बात समझी जा सकती है, 4 आदमी मिले तो उन्हें कुछ समझदारी की बात करनी चाहिए। तो इसीलिए 4 आदमी अगर मिलते हैं तो उन्होंने बात समझ कर सोच कर वो सुलझानी चाहिए। इस तरह की लड़ाई तो बेसमझी की लड़ाई है, और ये जो लड़ाइयाँ हम करते हैं ये बेसमझी की है, ये समझदारी की नहीं है। कहीं किसी ने किसी को मारा, आपने दूसरी जगह किसी दूसरे को मार दिया। धर्म का नाता है तो पास पड़ोस इंसानियत का भी नाता भी है। तो वो कहते हैं कि एक दूसरे को मारना, एक दूसरे के साथ लड़ाई करना, ये कोई ठीक बात नहीं है। अगर धर्म का नाता है तो हम जो पास पड़ोस में रहते हैं उनके बीच में जो इंसानियत का भी एक नाता होता है। हाँ, और इंसान मेल से रहने को बना है, और इंसान जो व्यक्ति है वो मेल से रहने के लिए, एक साथ रहने के लिए बना है, ना कि अकेले या अलग अलग रहने के लिए। लड़ाई कितने दिन चलेगी? 2 दिन, 4 दिन, 5वें दिन फिर सुलह से रहना होगा। तो लड़ाइयाँ ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकती। हाँ, थोड़े दिन के बाद हमको सुलह करके तो रहना ही पड़ता है। 2, 4, 10, 12, 150 हिंदू मुसलमानों के कट मारने से न हिंदुत्व समाप्त होगा न इस्लाम खत्म होगा। तो उनका कहना था कि थोड़े बहुत लोग हिंदू या थोड़े बहुत लोग मुस्लिम मर भी जाते हैं तो उससे हमारा धर्म खत्म नहीं होगा, धर्म तो वैसे ही रहेगा। साथ रहना है तो खूबी इसी में है कि मेल से रहे, एक दूसरे से टकराने की ज़रूरत नहीं, दुनिया बहुत बड़ी है। तो उनका कहना है कि अगर हमको साथ में रहना है तो मेल से रहो, एक दूसरे से टकराने की या आमने सामने की आने की ज़रूरत नहीं, दुनिया बहुत बड़ी है। अगर सामने वाले की बात आपको समझ में नहीं आ रही है तो दूसरी तरफ से निकल जाओ।